वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, उसी तरह हम आपको लेकर चलते हैं खास खबर की तरफ। इससे पहले हम आपको बता दें कि कोरोना महामारी का संकट पूरे विश्व स्तर पर पड़ा, जिससे लॉकडाउन फर्स्ट हमारे भारत में हुआ, सेकंड भी हुआ और अब थर्ड चल रहा है, जो 4 मई से 17 मई के लिए है। ऐसे महामारी के संकट में दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो थाना नजफगढ़ द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वाकई बहुत ही सराहनीय हैं। हम आपको बता दें कि विश्व स्तर के खिलाड़ी और सेशन कोर्ट के जज भी पहुंचे थाना नजफगढ़ और उन्होंने दिल्ली पुलिस की सराहना। साथ ही उन्होंने वहां पर गरीब और मजदूरों को खाना बांटने का भी कार्य करने की कोशिश की। और साथ ही हम आपको बता दें कि आज पहुंची है वहां। एक एक बात का बड़ा महत्व है, कहाँ आपने हाथ लगाया, कहाँ आपने अपनी बॉडी टच कर दी, किससे आपने जो है ना इंटरेक्ट किया है नजदीक से, वो सब ध्यान रखने की बात है। अवॉइड करो ये सब को, जितना हो सके अवॉइड करो। अनअवॉइडेबल ड्यूटीज है, आपको पोल मिल गई डेड बॉडी की, वहाँ भी कुछ ध्यान रखने की SOP बनाई नहीं अभी। आपने उसमें किस तरह की डेड बॉडी है, कितना उसके नजदीक जाना है, अगर आदमी इंजर्ड भी है झगड़े का, उसकी भी नई SOP बन रही है। आपने MLC को टच किया, MLC कंटेमिनेटेड हो सकती है, जो हम फाड़ के लाते हैं, उसके लिए भी डायरेक्शन जाएंगी। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना वायरस कोविड-19 दिन पे दिन ये फैलता जा रहा है और अब ये हमारे पुलिस के काफ़ी साथियों को हो गया है। अभी तक पूरे विश्व में इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इससे सावधानी रखी जा सकती है। जितनी जितनी सावधानी हम इससे रखेंगे, जितनी जितनी हम इसके प्रति सतर्क रहेंगे, सचेत रहेंगे, उतना ही इससे बचाव है। जैसा कि कल आपको बताया गया था, इसके 4 मेन पॉइंट हैं। सेग्रीगेशन में हम एक दूसरे से अलग रहें, खाना अलग खाएं, एक दूसरे चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। जितना हो सके जो साथी जिस यूनिट में, जैसे लीडर वाले लीडर स्टाफ में रहें, रिकॉर्ड वाले रिकॉर्ड में रहें, पिकट वाले पिकट से ड्यूटी करके घर जाएं, पेट्रोलिंग वाले पेट्रोलिंग से जाएं, कोई भी अननेसेसरी किसी से इंटरेक्शन ना करें। दूसरी है प्रिकॉशन में सबसे बड़ी चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग। हम सब ने ट्रेनिंग में साइड में स्ट्राइप जंप किए हैं, याद है? साइड में स्ट्राइप जंप कैसे करते थे हम? जैसे तो ये साइड में स्ट्राइप जंप की आप आदत डाल लें, जहाँ भी आप खड़े हैं साइड में स्ट्राइप जंप करें। हर एक आदमी से आपकी दूरी नहीं होनी चाहिए, नेचुरल। कैसे करोगे? साइड में स्ट्राइप जंप की तरह करो, बस साइड में स्ट्राइप जंप करो, पूरा नहीं ऐसे बनाओ। ये आप डिस्टेंस अपना नियम बना लें, इतना डिस्टेंस मैंने हर एक से रखना है, तो इससे आपका खुद ही गालिबन 1.5 मीटर का डिस्टेंस हो जाता है। ये सबको याद भी रहेगा और हमारी ट्रेनिंग में भी। तीसरा है परसेप्शन। अपनी पॉजिटिव थॉट रखें। जिस परमात्मा को, प्रारब्ध को, कर्म को, जिसको भी आप मानते हैं, उसमें अपना विश्वास रखें, अपनी निष्ठा को बढ़ाएं, अपने सत्कर्मों को, अपने भगवान को अपने कर्म में याद रखें, वो सदा आपकी मदद करेगा। चौथा है आपकी डाइट। इसमें अपनी डाइट बिल्कुल ठीक रखें, जिससे कि आपकी हाइजीन और आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। ये बहुत ज़रूरी है। आज हम लोगों के बीच डॉक्टर सुनील हैं, जो MD हैं, चेस्ट इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट हैं, सेंट्रल मेडिकल हेल्थ से ये आए हैं। हमारे यहाँ जो हेल्थ सेंटर है उसमें ये कोविड पेशेंट को देखते भी हैं और उनका इलाज भी करते हैं। अब मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो आपको इस बीमारी के बारे में आप कितना सचेत रहें और कितना सावधान रहें, इसके बारे में गाइडलाइंस देंगे। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस, वैसे तो बहुत सारे वायरसेस होते हैं, लेकिन ये जो वायरस है हाइब्रिड करके बनाया गया है। सिंपल वायरस नहीं है ये। जब भी कोई चीज़ हाइब्रिड बनती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक हाइब्रिड वायरस है, जिसको अभी हमारे पास इलाज भी नहीं है, तो कैसे हम इसको ट्रीट कर पाएंगे। बहुत अभी रिसर्च चल रही है इसके इलाज के लिए, वैक्सीन के लिए भी इसकी प्रिस्क्रिप्शन चल रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी इसका कोई इलाज निकाला जाए। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो हाई ग्रेड फीवर पेशेंट को होता है। इसके अंदर ड्राई कफ होती है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।
ये 3-4 सिम्टम इसके जरूर हैं जो सबको पता होना चाहिए। अगर हाई ग्रेड का फीवर का पेशेंट आ रहा है तो आपको लगना चाहिए कि इसको कोरोना हो सकता है। फिर आता है टेस्टिंग के लिए, सिम्टम्स देख करके हम टेस्ट करवाते हैं पेशेंट का। उसमें 2 तरह का टेस्ट होते हैं, एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है, एक RT और PCR टेस्ट होता है, ठीक है। और जो एंटीबॉडी टेस्ट कॉमन हर जगह आजकल हो रहा है, लेकिन जो PCR टेस्ट है ये कुछ ही सेंटर्स में होता है जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है इसके लिए। और जो मेन इसके लिए जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं वो हम बताना चाहता हूँ आपके साथ। क्या क्या जो फैक्टर्स हैं जो इसको चांस होते हैं कोरोना होने के। सबसे पहले एज फैक्टर। पहले तो हम ये कहते थे कि बहुत 10 साल के बच्चा हो या 60 साल की कोई बुजुर्ग आदमी हो, उनको चांसेस ज़्यादा है, ये आपको देख रहे हो ज़्यादा चांसेस है। लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि 10 से 7 साल के बीच को बच्चों को नहीं हो सकता, उनको भी हो सकता है। 10 से कम वालों को तो होगा ही, चांसेस ज़्यादा हैं, और 60 से ऊपर वालों को। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ 10 से और 60 के बीच वाले जो व्यक्ति हैं उनको ये नहीं मानना चाहिए कि उनको कोरोना नहीं हो सकता, उनको भी हो सकता है। दूसरी बात ये है जिसको पहले से ही कोई बीमारी है, जैसे पहले जो TB किसी को हुई हो, पहले अस्थमा की बीमारी किसी को हो, पहले गुर्दे की डायलिसिस में कोई पेशेंट है, उसको हाइपरटेंशन की कोई बीमारी हो, कार्डियक की कोई प्रॉब्लम हो, लीवर की कोई बीमारी हो, अगर किसी को ये ज़्यादा दिक्कतें हैं तो उनको कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा है। ये आपको बता दें। ब्रीफिंग सावधान। उनको कोरोना चांसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और इसमें फिर कैसे बचाओ ये हमने आपको, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसका मेन है प्रिवेंशन ही इसका बचाव है। वो हमें आपको करना है कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए, ये हमें देखना। प्रिवेंशन का सबसे बड़ा तरीका है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है। किसी से भी बात कर रहे हो, कहीं पर भी आप जा रहे हो, कम से कम आपका 1 हैंड का डिस्टेंस होना चाहिए किसी से बात कर रहे हो, ठीक है। किसी को साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी को फीवर आ रहा है, किसी को कफ आ रहा है, तो उसको बाजार में, मार्केट में ड्यूटी पे नहीं जाना चाहिए, उसे घर पे आराम करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तीसरा है गंदे हाथों को कभी भी आपने मुंह के ऊपर, नाक के ऊपर, आंखों पर नहीं टच करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके खिलाफ फैलने के। मैंने बताया कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये एक से दूसरे को बहुत जल्दी ही कैच कर सकते हैं। और दूसरा इसका इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करूँ मैं, तो कहते हैं इसका 5 से लेकर 15 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है, ये हम मानते हैं। लेकिन तो ये हमने देखा कि ये फिक्स नहीं है, ये बढ़ भी जाता है। कई में हमने देखा कि 30 दिन के बाद पेशेंटों को बोलते आ रहे हैं। तो मैं प्रिवेंशन में आता हूँ, अपने हाथों को आपको बार बार से साफ करना है। सबसे अच्छा तरीका साफ करने का है साबुन से साफ करना है। हम सैनिटाइजर के पीछे पड़े हुए, सैनिटाइजर वो नहीं करना आपको, सबसे अच्छा साबुन से साफ करना। वहाँ पर साबुन नहीं मिल रहा है वहाँ पर सैनिटाइजर यूज करें, और इसके कम से कम आपको 20 सेकंड के लिए आपको हैंड वॉश रनिंग वाटर में साफ, और कम से कम दिन में जब भी आप 10 करो फिर साफ करो, कम से कम 20-20 बार आपको करना पड़ेगा। और इसके बाद शुरू से कोई आपको लग रहा है किसी के सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको उसकी दूरी बना के रखें। फिर आपको जैसे आपको शेड्यूल काम कर रहता है, आप सभी लोगों को नींद भी पूरी लेनी, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक इम्यून सिस्टम आपको कमजोर रहेगा चांसेस आपको बने नहीं, तो आपको नींद भी पूरी उसके अंदर लेनी है। और फिर आता डाइट, तो डाइट के लिए बताया अब कभी भी खाली पेट साफ नहीं करना है, आपको ब्रेकफास्ट भी पूरा करना है और लंच भी पूरा करना है, डिनर भी पूरा करना है। आपको कभी खाली पेट ज़्यादा काम नहीं करना है। फिर आप जितना आप पानी ज़्यादा पी पाएँ वो अच्छा। इसमें कहते हैं गर्म पानी ज़्यादा मैंने पिक्चर इसके अंदर है, अगर आप हो सके तो कोसा पानी जो है वो ज़्यादा। और क्या नहीं करना में क्या आपको गंदे हाथों को, आपको नाक को, मुँह को, आँखों को टच नहीं करना है, किसी को आपको गले नहीं मिलना, किसी के हाथ नहीं मिलाना, किसी को चूमना नहीं, चीज़ें आपको ध्यान रखना। सार्वजनिक स्थानों पर कभी आपको जा रहे हो तो वहाँ थूकना भी नहीं है, और कोई बताना है कि तुम उसको थूकना नहीं है उसके अंदर। और बिना चिकित्सीय कोई आपको दवाई अपने आप नहीं लेनी है, क्योंकि दवाई रिएक्शन भी कर सकती है और वो प्रॉब्लम बन सकती है उसके अंदर। और इस्तेमाल किए गए नैपकिन है, टिश्यू पेपर है, उसको आप जो है यूज प्रॉपर जगह पर आप उसको रखना है। और जितनी भी रेलिंग है, जितने भी दरवाजे हैं, उनको डेली सैनिटाइज करना है। वो आप मशीन भी होती है उससे भी कर सकते हो,
नहीं तो सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन है उससे भी वो किया जा सकता है। और ये जिसके लिए प्रिवेंशन। फिर आता हूँ थोड़ा इसमें ट्रीटमेंट के बारे में। मान लें किसी को कोरोना, बीच में ले लो, सबको सुना दे, पीछे आवाज नहीं आती। ट्रीटमेंट की अगर बात करता हूँ तो ट्रीटमेंट अभी तक पूरा ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन जो है फिर भी हम सिम्टोमेटिक पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जो वायरस है जो कोविड-2 भी कहा जाता है, ये इन्फेक्शियस डिजीज में आता है। और इसका जो ट्रीटमेंट की अगर बात करूँ तो इसमें पेशेंट का पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे इसको फीवर है तो उसका फीवर को ठीक करेंगे, खांसी है तो खांसी का ठीक करेंगे, और साथ में उसको इम्यूनिटी इन्हांसर्स जिसको हम दवाई भी दे देते हैं ताकि इसकी इम्यूनिटी इसकी बनी रहे। उसके लिए हम विटामिन सी भी पेशेंट को साथ में देते हैं। ये तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन जब पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होने लग जाए, ज़्यादा उसकी ब्रेथलेसनेस होने लग जाता है, तो उसके अंदर हम पेशेंट को आईसीयू में हमें शिफ्ट करना पड़ता है। उसमें सपोर्टिव ऑक्सीजन उसको देनी पड़ती है। सपोर्टिव अगर और कोई साथ में कंडीशंस को है तो उसको भी हमें साथ में ट्रीट करना पड़ता है उसके लिए। अच्छा, इसमें मैं मेन चीज़ बात बताना चाहता हूँ कि मोर्टेलिटी जो है, इसमें डेथ रेट जो है पेशेंट का बहुत ही कम है। ये आपको ध्यान करना है। इनकी इन्फेक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन डेथ रेट बहुत ही कम है। बहुत अच्छी बात इसलिए ये है कि जो पेशेंट इससे मरेंगे वो बहुत ही कम मरेंगे। इसलिए आपको ज़्यादा चिंता वाली बात भी नहीं करनी है कि कोरोना होगा तो मुझे मरना ही है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मरने का सिर्फ जो 0.5% चांस है इसके अंदर मरने के। 100 में से जो है 0.5% ही मर सकते हैं, ज़्यादा नहीं मरेंगे। और वो वहाँ मरेंगे जिसको मैंने बताया प्री कंडीशन कह लो इसको है, वैसे भी नहीं मरेंगे। ठीक है, और एक बार किसी को कोरोना हो गया ये जरूरी नहीं है कि वो दोबारा नहीं हो सकता, उसको दोबारा भी हो सकता है, इसको दोबारा भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैंने दोबारा मुझे होगा नहीं, मैं ऐसे घूमता रहूँ, ऐसा नहीं है। उसको दोबारा जान सकते हैं कि दोबारा भी उसको हो सकता है। ठीक है, और लास्ट में आपको बताता हूँ कि जितने भी हमारे जो बुजुर्ग हैं और जो सुबह सुबह घूमने निकल जाते हो तो इस सीजन में ऐसे माहौल में बाहर नहीं निकलना। अगर निकलना है तो मुंह पे आपको मास्क जरूर लगाना है। ये जो मास्क बिल्कुल नहीं लगाते, ये आप सबको अवेयर करना है कि कम से कम जो है मास्क आपके चेहरे में जरूर होना चाहिए जब तक इस चीज कंट्रोल में नहीं आ जाता है। क्योंकि अब तक हमें ये नहीं पता कि ये बीमारी कितने दिन चल जाए। 1 साल भी चल सकती है, 2 साल भी चल सकती है, अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि ये हाइब्रिड वायरस है, इसका इलाज अभी बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पहले HIV वायरस आया था, आज तक नहीं गया। इसी तरह से उसी तरह का वायरस हमारे इंडिया के अंदर सारे वर्ल्ड में आ गया है, जिसका जाना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। इसका तो सिर्फ रिसर्च ही है जो इसको आगे कंट्रोल कर पाए, तो वैक्सीन को निकाल पाए ताकि जो हम पेशेंट को इसको ठीक कर पाए। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण और जरूरी जानकारी दी हम सब साथियों को। उम्मीद है सबको बड़ी क्लियरली समझ में आई होगी। हमारे सीनियर अफसरों ने भी जो ये SOP दोनों जगह बनाया गया है, आप सबने ध्यान से पढ़ा है, आप सबको बताया गया है। और मैं निवेदन करता हूँ इसी के हिसाब से कि वो भी आप सबका इस कोविड के बारे में मार्गदर्शन करेंगे जैसे कि कल आपको लोगों का किया गया था। सबसे पहले डॉक्टर साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो इतनी डिटेल में इन्होंने आपको सारी बातें तमाम समझाई हैं। और डॉक्टर्स का रोल हमारे से भी ज़्यादा रिस्क पर है। डॉक्टर्स की जो डिवोशन है वो पुलिस से भी ज़्यादा है। वो फर्स्ट मोर्चे पर हैं, हम सेकंड मोर्चे पर हैं। तो मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं उनको आपने समझ लिया है और उनका प्रैक्टिकली पालन करोगे। ये बातें प्रिवेंशन से ही जो है ना ठीक हो सकता है काफ़ी कुछ। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आदमी इलाज ना करना पड़े, प्रिवेंशन पहले कर ले जितना हो सके तो करना चाहिए हमें। बाकी SHO साहब ने और डॉक्टर साहब ने काफ़ी डिटेल में बताया। धन्यवाद आपका। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।